ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था विटामिन B12 और उसकी एक स्लाइड जो है वो जो है ये आगे थी। फोलिक एसिड के बाद मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है और उसमें हमने डिस्कस किया था कि हु आर द इंडिविजुअल्स विच आर ससेप्टेबल फॉर विटामिन B12 डेफिशिएंसी। कौन से ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उनमें सबसे पहले हैं वेजिटेरियंस, क्योंकि जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस हैं जो कि एग्स वगैरह और इन चीज़ों को भी कंज्यूम नहीं करते, तो क्योंकि जो प्लांट बेस्ड फूड्स हैं वो इसका अच्छा सोर्स नहीं है, इसलिए उनमें डेफिशिएंसी के चांसेस होते हैं। इसलिए उनको अपनी डेफिशिएंसी सप्लीमेंट वगैरह से जो है वो पूरी करनी होती है। इसी तरह अगर किसी को आर प्रोटीन सिंथेसिस या पेनक्रियाटिक प्रोटीएजेस जो है उनके सिंथेसिस में कोई प्रॉब्लम हो किसी डिजीज की वजह से, किसी रीजन की वजह से, तो फिर भी जो है इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। और ऐसे इंडिविजुअल हु हैव डिफेक्टिव बाइंडिंग ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स, वो भी हो सकता है। इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन अफेक्ट हो गई हो ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स की वजह से, और अगर जो है वह इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए ड्यू टू जो है नॉट गुड अब्जॉर्प्शन, फिर उस कंडीशन को हम कहते हैं पेर्निशियस एनीमिया। पेर्निशियस एनीमिया हम उस कंडीशन को कहते हैं स्पेसिफिकली जिसमें इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से B12 की डेफिशिएंसी हो जाए। नेक्स्ट इज atrophic gastritis, loss and inflammation of gastric cells। उसमें भी क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगा, स्पेशली हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो प्रोडक्शन है उसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए या प्रोडक्शन बहुत कम हो जाए, तो फिर आर प्रोटीन और इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं ये प्रॉपरली उसको बाइंड नहीं कर पाते B12 को, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी के चांसेस होते हैं। ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम, जिसमें एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड होता है, तो उसमें जो है ये प्रॉब्लम होता है। गर्ड का प्रॉब्लम, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ मेडिकेशन जैसे कि ओमेप्राजोल यूज टू ट्रीट अल्सर, और गर्ड को ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन यूज की जाती है। तो जो लोग ज़्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए इसको यूज करते हैं उनमें भी B12 की डेफिशिएंसी के चांसेस हो सकते हैं। सीबो हमने डिस्कस किया था, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस। इन तमाम कंडीशंस में जिनको ये कंडीशंस हों तो उनमें B12 की डेफिशिएंसी के चांसेस हो सकते हैं, अदरवाइज इसकी नॉर्मली जो है डेफिशिएंसी नहीं होती है। सो लेट्स कम टू द फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो है इसकी टू फॉर्म्स होती हैं। फॉलिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, फोलेट जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म है, और ये तीन डिफरेंट पार्ट्स से मिलके बना होता है। ट्रीडीन है, पैरामीनो बेंजोइक एसिड है, और ग्लूटामेट। ग्लूटामेट आपको पता है कि एक अमीनो एसिड है, और ये तीनों मिल के जो कंपाउंड बनाते हैं उसको हम फॉलिक एसिड कहते हैं। ये तीनों कंपाउंड जो हैं हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और इनफ क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में वो एंजाइम नहीं है जो ट्रीडीन और पैरामीनो बेंजोइक एसिड को आपस में ज्वाइन कर सके। यानी कि ये जो मिथाइलिन ग्रुप है इसके दरमियान में जो ये ये जो बॉन्ड बनता है, इसको बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो हमारी बॉडी में नहीं होता। अदरवाइज जो है ये तीनों कंपाउंड हमारी बॉडी में अवेलेबल होते हैं, तो इसी वजह से हमें एक्सटर्नल सोर्स से फॉलिक एसिड की जो है वो ज़रूरत होती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये ग्लूटामेट, इसको कहते हैं मोनोग्लूटामेट, यानी कि ट्रीडीन, पैरामीनो बेंजोइक एसिड एंड ग्लूटामेट। अगर ये एक ग्लूटामेट मॉलिक्यूल हो तो इसको हम कहते हैं मोनोग्लूटामेट, और ये इसी फॉर्म में जो है वो अब्जॉर्ब होता है। लेकिन जो डिफरेंट फूड के सोर्सेज हैं उनमें ये मोनोग्लूटामेट की फॉर्म में नहीं होता बल्कि पॉलीग्लूटामेट की फॉर्म में होता है। यानी कि इस ग्लूटामेट का एक मॉलिक्यूल नहीं होता बल्कि सेवरल मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं। डिफरेंट फूड सोर्सेज में ये इस तरह से जो है वो मौजूद होता है। सो यहाँ पे इसके सोर्सेज की अगर हम बात करें तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में ये जो है वो मौजूद होता है। स्पेशली जो है फोलियम, फोलियम मीन लीफ, लीफी वेजिटेबल्स जो हैं दे आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ
फॉलिक एसिड जो है फोलियम इन लीफ। तो लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उनमें ये इनफ क्वांटिटी में जो है ये मौजूद होता है, जैसे कि स्पिनच है, एस्पैरागस है, टर्निप ग्रीन्स है, डिफरेंट हैं। इसी तरह ऑरेंज जूस में है, एवोकेडो में है, ब्लैक बीन्स और लेंटल्स, और उनमें ये रीजनेबल क्वांटिटी में जो है वो मौजूद होता है। लेकिन जो फूड सोर्सेज हैं उनका सबसे बड़ा इशू ये है, नेचुरल फूड सोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि ये इनमें पॉलीग्लूटामेट की फॉर्म में मौजूद होता है। यानी कि ग्लूटामेट का एक मॉलिक्यूल नहीं होता, बल्कि सेवरल होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इवन 9 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, सो नॉर्मली जो है 3 और मोर ग्लूटामेट, अप टू 9 ग्लूटामेट मॉलिक्यूल तक इसके साथ अटैच हो सकते हैं। तो यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बना होता है, एक जो है ग्लूटामेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह जो है 9 तक जो है वो अटैच होते हैं। और अगर पॉलीग्लूटामेट जो हैं उनकी अब्जॉर्प्शन नहीं होती, अगर हम डाइजेशन अब्जॉर्प्शन की बात करें तो उनकी अब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत कम होती है। ठीक हो गया, यानी कि इसकी बायोअवेलेबिलिटी को नॉर्मली 50% कंसिडर किया जाता है जो फूड सोर्सेज से है। तो यानी कि जो आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो 50% जो है आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होगा, 50% अब्जॉर्ब नहीं होगा। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि डिफरेंट हाइड्रोलाइसिस और डीकंजुगेशन एंजाइम्स जो हैं वो चाहिए होते हैं ताकि वो इन फोले जो ग्लूटामेट मॉलिक्यूल्स हैं इनको रिमूव कर सकें। और कौन से एंजाइम है? फोलाइल पोली गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, ठीक है, FGCPs भी इनको कहा जाता है। सो इनको जो है ट्रोलाइल पॉलीग्लूटामेट हाइड्रोलेजेस और कॉन्जुगेजेस भी कहा जाता है। ये एंजाइम्स जो हैं ये एक एक करके इन ग्लूटामेट को रिमूव करते जाते हैं, और जब मोनोग्लूटामेट बच जाता है तो वही हमारी बॉडी में जो है वो अब्जॉर्ब होता है। सो अगर वो पॉलीग्लूटामेट की फॉर्म में है तो अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसलिए कुछ जो है, आप कह लें कि 50% जो है फॉलिक एसिड वो अब्जॉर्ब हो जाता है, और 50% क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं हो पाता और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक हो गया, तो इसलिए इसकी बायोअवेलेबिलिटी को 50% कंसिडर किया जाता है। लेकिन जो फोर्टिफाइड फूड्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये कुछ फोर्टिफाइड फूड को सर्कल किया गया है, उनमें जो फोर्टिफिकेशन की जाती है वो मोनोग्लूटामेट की फॉर्म होती है, और वो 100% अवेलेबल होता है, जितना भी कंज्यूम करेंगे वो अवेलेबल होगा। इसी तरह जो सप्लीमेंट्स में आपको फॉलिक एसिड अवेलेबल होता है वो भी जो है वो मोनोग्लूटामेट की फॉर्म में ही होता है, और वो सारा का सारा आपकी बॉडी को अवेलेबल हो जाता है। यानी कि फोर्टिफाइड फूड्स और जो आपका है सप्लीमेंट्स, उसमें से 100% आपकी बॉडी को अवेलेबल होता है, और जो फूड सोर्सेज से है उसको हम 50% कहते हैं कि 50% इसकी अवेलेबिलिटी है। अगर हम इसकी RDA की बात करें तो इट्स 400 माइक्रोग्राम। और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी RDA है 600 माइक्रोग्राम। यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनमें इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक हो गया। सो बाकी जो है अडल्ट मेल फीमेल दोनों के लिए 400 माइक्रोग्राम इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट है, RDA है। यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज हैं, जैसा कि हम सप्लीमेंट से भी लेते हैं, जैसा कि हम फोर्टिफाइड फूड से भी लेते हैं, और हमें नेचुरल फूड सोर्सेज से भी अवेलेबल होता है, तो डिफरेंट फार्म्स हैं और हर एक डिफरेंट तरह से बिहेव करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फॉलिक एसिड है फ्रॉम फूड सोर्सेस वो 50% अब बायो अवेलेबल है, जो फोर्टिफाइड फूड से है या सप्लीमेंट से है वो 100% बायो अवेलेबल है। सो इसलिए हम जो है डाइटरी फोलेट इक्विवेलेंट की टेक्निक इसके लिए यूज करते हैं, DFE, डाइटरी फोलेट इक्विवेलेंट। ठीक हो गया। और उसके लिए क्या किया जाता है कि हम क्या कमेंट आ रहे हैं जी चैट बॉक्स में, लेडीज की RDA क्या है? 600 माइक्रोग्राम उनकी है, प्रेग्नेंट लेडीज की RDA जो है वो 600 माइक्रोग्राम है।
और जो यानी कि बाकी एडल्ट मेल फीमेल की 400 माइक्रोग्राम है। वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बेबी की ग्रोथ हो रही होती है, फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है, और वहाँ पे डीएनए नया चाहिए होता है, इसलिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है। ओके, सो इसमें ये किया जाता है कि जो फूड सोर्सेज हैं, नेचुरल फूड सोर्सेज, अगर हम उसको 100% कंसीडर करें, एक फर्जी वैल्यू दें कि उसको अगर हम 1 DFE कंसीडर करें 1 माइक्रोग्राम को, तो जो सप्लीमेंट से ले रहे होंगे या जो फोर्टिफाइड फूड से ले रहे होंगे उसको हम डबल कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया? ये थोड़ा सा इस पॉइंट को आपको समझने की जरूरत है कि अगर हम फूड सोर्सेज, नेचुरल फूड सोर्सेज को 100% कंसीडर करें, तो जो सप्लीमेंट या फोर्टिफाइड फूड से होगा उसको हमें 200% कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक हो गया? लेकिन 200 की बजाय उसको एक रफ वैल्यू ये दी हुई है कि हम जो डाइटरी फोलेट ले रहे होंगे प्लस जो हम सप्लीमेंट से ले रहे होंगे, डाइटरी फोलेट को एज सच कंसीडर करेंगे, और जो सप्लीमेंट से या फोर्टिफाइड फूड से ले रहे होंगे उसको हम 1.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जो है इसकी आरडीए हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल, द डेली वैल्यू फॉर अ सर्विंग ऑफ रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट सीरियल इज लिस्टेड ऑन द लेबल एज 50%, सो द अमाउंट ऑफ द फॉलिक एसिड इज 200 माइक्रोग्राम पर सर्विंग। यानी कि एक फॉर एग्जांपल आपने ब्रेकफास्ट सीरियल लिया, और ब्रेकफास्ट सीरियल में ये मेंशन है कि अगर आप एक सर्विंग लेते हैं तो एक सर्विंग में 50% आरडीए आपकी पूरी हो जाएगी, और 50% आरडीए का क्या मतलब है? 200 माइक्रोग्राम। ठीक हो गया? सो 200 माइक्रोग्राम जो है वो हमें मिल रहा है उस ब्रेकफास्ट सीरियल से जो इस एग्जांपल में मेंशन किया गया है। उसके बाद बिकॉज दिस फोलेट इज मेनली सिंथेटिक, फॉलिक एसिड सिंथेटिक फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम इस 200 को 1.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी? 340 माइक्रोग्राम या 340 DFE, डाइटरी फोलेट इक्विवेलेंट बन जाएगा। If the diet, जो natural diet है, also contains 300 microgram of folate, तो the total dietary folate intake is 640। 300 तो वो जो हमें नेचुरल फूड से मिल रहा है, और जो हमें सप्लीमेंटेड फूड से मिल रहा है या हमें फोर्टिफाइड फूड से मिल रहा है ब्रेकफास्ट सीरियल से, तो उसमें 200 माइक्रोग्राम की बजाय हम उसको 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 340 हो जाएगा। सो इस तरह से उस फूड, उस डे की फूड और जो ब्रेकफास्ट सीरियल से जो टोटल हमें फोलेट मिल रहा होगा वो 640 होगा, जो इस एग्जांपल में मेंशन किया गया है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? इस बात की समझ आई है जो हम डाइटरी फोलेट इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं? सर ये 1.7 वैल्यू आगे से आई। बच्चे जो क्वेश्चन कर रहा था अभी एक स्टूडेंट, एक सर मैं कह रही हूँ ये 1.7 जो वैल्यू आई है ये कोई एस्टिमेटेड वैल्यू हमने ली है या ये कांस्टेंट वैल्यू है? ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि अगर हम सप्लीमेंट से लें या फोर्टिफाइड फूड से लें, तो जितनी क्वांटिटी वहां पे मेंशन की गई होगी उसको आप 1.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिसाल के तौर पे आपने एक सप्लीमेंट लिया, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें 100 माइक्रोग्राम है, तो आप उसको 100 माइक्रोग्राम कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि उसको 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 170 माइक्रोग्राम आप उसको कंसीडर करेंगे और फिर आरडीए को कैलकुलेट करेंगे। जो नेचुरल सोर्सेज से होगा, मिसाल के तौर पे आपने स्पिनच कंज्यूम किया है और उसमें है जी 150 माइक्रोग्राम, तो आप उसको उतना ही कंसीडर करेंगे। समझ आ गई बात की? यस सर। ओके ओके गुड। सो जैसे ही जो है ये अब्जॉर्ब होता है, अब्जॉर्ब का मैंने आपको बता दिया कि ये मोनोग्लूटामेट की फॉर्म में ही अब्जॉर्ब होगा। अब्जॉर्ब होने के बाद जो है ये पहुंचेगा जो है वो लिवर में, और डिफरेंट इसका मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म, ये इसका एक मेटाबॉलिज्म शो किया हुआ है। फोलेट है, फोलेट से डाईहाइड्रोफोलेट बनेगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट बनेगा, 5 फॉर्मोमिनो टेट्राहाइड्रोफोलेट बनेगा,
510 मिथिनाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट एंड सो ऑन। ये तमाम जो फॉर्म्स हैं वो एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल हैं, जैसा कि यहाँ पे ये मेंशन की हुई हैं, और ये ऑलमोस्ट तमाम फॉर्म्स ही हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। जैसे कि कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि विद इन लिवर की अगर हम बात करें तो 33% जो है वो टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में होगा, 37% 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में होगा, एंड सो ऑन। इस तरह से ये डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं हमारे लिवर के अंदर जो है वो मौजूद होंगी जैसे ही हम इसको जो है वो कंज्यूम करेंगे, और ये इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं एक दूसरे के अंदर, और ये लिवर में सारा प्रोसेस हो रहा होगा। अगर हम फोलेट के फंक्शंस की बात करें तो बहुत ही यूनिक फंक्शन होता है इसका। एक तो ये अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, जैसे कि हिस्टीडीन है, सीरीन है, ग्लाइसिन और मेथियोनिन। ये जो 4 अमीनो एसिड्स हैं इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो फोलेट के बगैर पूरा नहीं होता, यानी कि इनके मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स जो हैं वो फोलेट रिक्वायर करते हैं फॉर देयर फंक्शनैलिटी। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है फोलेट का, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से बहुत ज़्यादा इशू और प्रॉब्लम होता है, वो है प्यूरिन एंड पायरिमिडीन सिंथेसिस। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स आपको पता है, दीज आर नाइट्रोजिनियस बेसिस एंड दीज आर नॉर्मली यूटिलाइज्ड इन डीएनए सिंथेसिस और न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व होते हैं। और आपको ये भी पता है कि अगर प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स नहीं होंगी, नाइट्रोजिनियस बेसिस नहीं होंगी, तो न्यू डीएनए डेवलप नहीं होगा, नया डीएनए नहीं बनेगा। ठीक हो गया। और जब नया डीएनए नहीं बनेगा तो सेल्स की डिवीजन का जो प्रोसेस है वो अफेक्ट होगा, उसमें प्रॉब्लम होंगी। तो होगा क्या, 2 एंजाइम्स हैं, थाइमिडाइलेट सिंथेटेज और डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये 2 ऐसे एंजाइम हैं जो कि प्यूरिन्स और पायरिमिडीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रोजिनियस बेसिस की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, एंड दीज बोथ एंजाइम्स आर फोलेट डिपेंडेंट। कि फोलेट जो है इन दोनों एंजाइम्स के लिए एज अ कोफैक्टर काम करता है, और अगर फोलेट की डेफिशिएंसी होगी तो ये दोनों एंजाइम प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, और जब ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स बेसिस जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगी, और जब वो प्रोड्यूस नहीं होंगी तो फिर जो है सेल की डिवीजन का प्रॉब्लम जो है, सेल डिवाइड प्रॉपरली नहीं होंगे, और जो है एक स्पेसिफिक कंडीशन जिसको हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, वो कंडीशन डेवलप होगी। ठीक हो गया। समटाइम ये यहाँ पे मेंशन है मैथोट्रेक्सेट इन कैंसर ट्रीटमेंट। जब हम जो है कैंसर की थेरापी की जाती है तो उसमें मेडिकेशन की थेरापी जब की जाती है तो मैथोट्रेक्सेट एक मेडिसिन है जो दी जाती है, और उसका पर्पस ये होता है कि वो फोलेट का जो साइकिल है, फोलेट का जो फंक्शन है, उस फंक्शन को, जैसा कि ये अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कर्सर नजर आ रहा है मेरा, यस सर। ये डाइहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करने के लिए जो है ये मैथोट्रेक्सेट यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। सो मैथोट्रेक्सेट अगर किसी हम शख्स को दे देंगे तो उसकी बॉडी में डाइहाइड्रोफोलेट टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये बाकी के जो स्टेप हैं सारे के सारे स्टॉप हो जाएंगे। सो कैंसर के केस में ये मैथोट्रेक्सेट मेडिसिन जो है वो दी जाती है ताकि सेल डिवाइड ना करें, क्योंकि वहां पे हम सेल डिवीजन को रोकना चाह रहे होते हैं ताकि सेल डिवाइड ना करें और जो कैंसर है वो ज्यादा इंक्रीज ना हो। सेल डिवीजन जितनी कम होगी उतना ही वो जो है वो कैंसरियस सेल डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये मैथोट्रेक्सेट वहां पे यूज होती है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में हमें ऐसा नहीं चाहिए। और इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको विटामिन B12 में, दोबारा तो करने की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है कि फॉलिक एसिड और B12 और होमोसिस्टीन का क्या आपस में लिंक है, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको आप दोबारा देख लीजिएगा अगर यहाँ पे आपको समझ ना आ रही हो तो। ये वो मैकेनिज्म है, ये वो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है फोलेट की, ठीक है, कि किस तरह ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनको शो किया हुआ है। रेड ब्लड सेल्स प्रीकर्सर स्टेम सेल्स हैं।
फोलेट और B12 अगर कंप्लीट आपकी बॉडी में मौजूद होगा, जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक मौजूद होगा, तो ये सेल्स आपस में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद इस तरह से नॉर्मल सेल्स जो हैं वो बन जाएंगे। दीज आर नॉर्मल ब्लड सेल्स इन द ब्लड स्ट्रीम। द साइज, शेप एंड कलर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स शो दैट दे आर नॉर्मल। मेच्योर रेड ब्लड सेल्स हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लियाई। जो मेच्योर सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियाई नहीं होता, लेकिन ये कलर और साइज और शेप के लिहाज से अगर आप देखें तो दीज आर मेच्योर सेल्स। लेकिन अगर फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाए, फोलेट और B12 की डेफिशिएंसी हो जाए, क्योंकि फोलेट जो है B12 को एक्टिव करेगा और B12 फोलेट को एक्टिव करेगा, तो अगर इन दोनों में से किसी एक की डेफिशिएंसी हो जाए या फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर ये कंडीशन डेवलप होगी जिसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कह रहे हैं। और इसमें अगर आप सेल के साइज को देखें, द मेगालोब्लास्टिक ब्लड सेल्स सीन हियर in the bone marrow are arrested at an immature stage of development. ये properly mature ही नहीं हो पाएंगे। They still have their nuclei and are slightly larger than the normal red blood cells. Red blood cells की वो होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही जो है सेल की डिवाइड होने की बारी आएगी, नए रेड ब्लड सेल्स बनने की बारी आएगी, तो और जो सेल के तमाम ऑर्गेनेलीज हैं वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। डिवाइड होंगे, सेल का साइज आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इंक्रीज करना शुरू होगा, लेकिन एट द एंड जो है ये पता चलेगा कि डीएनए प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ, उसकी डिवीजन नहीं हुई। डिवीजन क्यों नहीं हुई? क्योंकि नया डीएनए नहीं बना। नया डीएनए क्यों नहीं बना? क्योंकि जो है प्यूरिन्स और पायरिमिडीन बेसिस नहीं बनी। वो क्यों नहीं बनी? क्योंकि दो एंजाइम्स जो उनको बनाने के लिए चाहिए, थाइमिडाइलेट सिंथेटेज और डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, वो जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनका कोफैक्टर जो फॉलिक एसिड है वो अवेलेबल नहीं है। तो फॉलिक एसिड के अवेलेबल ना होने की वजह से सेल कंप्लीटली जो है साइज में इंक्रीज करता जाता है, तमाम ऑर्गेनेलीज बन जाती हैं, लेकिन डिवाइड होने से पहले जो है वो डिवाइड नहीं हो पाता, क्योंकि फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से डीएनए प्रॉपर नहीं बना। लेकिन ये सेल इसी तरह लार्ज फॉर्म में रहते हैं और हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, और जब ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं तो हमारे बॉडी में यानी कि ब्लड में सेल काउंट जो है वो कम हो जाता है और सेल का साइज जो है वो लार्ज हो जाता है। तो जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं इस तरह के ब्लड सैंपल को, तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स हमें रिड्यूस हो जाते हैं और जो है उनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाता है, उनका साइज जो है वो लार्ज हो जाता है। ठीक हो गया इस कंडीशन। और ऐसी कंडीशन अगर ब्लड में हो तो उसको हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। लेकिन ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो कोई एक दफा में नहीं हो जाता, बल्कि उसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन की हुई है। फर्स्ट में क्या होगा? डिक्रीज इन ब्लड फोलेट कंसंट्रेशन। फोलेट की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर डिक्रीज करेगी। उसके बाद क्या होगा? डिक्रीज इन रेड सेल फोलेट। रेड सेल्स के अंदर फोलेट की कंसंट्रेशन वो कम होगी। डीएनए की सिंथेसिस वो डिफेक्टिव होगी, उसमें प्रॉब्लम होगा। चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन व्हाइट ब्लड सेल्स, उसमें चेंज आएगा। इंक्रीज इन ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन का लेवल भी इंक्रीज करेगा, जिसको हमने प्रीवियस स्लाइड में जो है वो देखा। सो होमोसिस्टीन का लेवल इंक्रीज करेगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि फॉलिक एसिड की जो है वो डेफिशिएंसी होती जा रही है, और जो है जिसकी वजह से होमोसिस्टीन लेवल इंक्रीज कर गया है। क्योंकि फोलेट की डेफिशिएंसी होगी तो वो B12 को फंक्शन फॉर्म में नहीं लेके आएगी, और B12 जो है होमोसिस्टीन को मेथियोनिन में कन्वर्ट नहीं करेगा। We have discussed already in previous slide. Megaloblastic changes in the bone marrow and other rapidly dividing cells. तो उनमें जो है मेगालोब्लास्टिक चेंजेस होंगी, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में अभी देखी। और फिर क्या होगा? एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स। हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स जो है उनका साइज इंक्रीज कर जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और ये कैसे होता है कि लो प्लाज्मा फोलेट 1 मंथ में हो जाता है, रेड ब्लड सेल का फोलेट की कंसंट्रेशन 3 to 4 मंथ में हो जाती है, और जो है ये बोन मैरो सेल्स एंड अदर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स बिकम मेगालोब्लास्टिक 4 to 5 मंथ में। अगर 4 to 5 मंथ तक फोलेट की डेफिशिएंसी हो तो ये प्रॉब्लम जो है वो आता जाता है, ये जो है वो आ जाता है। सो इस तरह इसकी जो है वो डेफिशिएंसी की इशू होता है।
ओके, ये इसके कंडीशन डेफिशिएंसी की वजह से होता क्या है, फटीग है, वीकनेस है, हेडेक है, इरिटेबिलिटी, स्पेशली आप इसमें अगर आप देखें ये है स्पेसिफिक, जो एक प्रेग्नेंट लेडी है उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर फोलेट की डेफिशिएंसी हो तो क्योंकि ये जो है ये स्पाइनल कॉर्ड जो है बन रहा होता है उस वक्त, और स्पाइनल कॉर्ड जो है फोलेट की डेफिशिएंसी की, ये हेल्दी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, और जो है जो अगर उस वक्त डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर जो है ये स्पाइनल सैक से स्पाइनल फ्लूइड जो है ये एक बाहर की फॉर्म में स्किन में जो है वो आ जाता है। इस तरह से ये एक आपको एक सैक सी बॉडी के ऊपर जो है वो बैक साइड पे नजर आती है। इसका ये मतलब हुआ कि स्पाइनल फ्लूइड जो है इसके अंदर अकामुलेट हो गया है और प्रॉपर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी डेवलपमेंट नहीं हो सकी। इस कंडीशन को हम कहते हैं स्पाइना बिफिडा। और अगर ये कंडीशन एक दफा डेवलप हो जाए तो उसके बाद जितना मर्जी फोलेट देते रहें इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, ना ही सर्जरी से इसको रिमूव किया जाता है। और अगर ऐसे बच्चे जो हैं या तो उनकी बिफोर बर्थ ही डेथ हो जाती है, और अगर उनकी बर्थ हो भी जाए तो वो ज्यादा देर तक सरवाइव जो है नहीं करते और उनकी जो है वो जल्दी डेथ हो जाती है। सो इसीलिए जो है फर्स्ट प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से पहले ही फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट जो है वो सजेस्ट किए जाते हैं। ठीक हो गया। अगर हम स्किन की तरफ देखें तो स्किन जो नॉर्मल स्किन इस तरह की होगी और जो फोलेट डेफिशिएंट स्किन है वो पेल कलर की होगी। और अगर हम माइक्रोस्कोप में उसको देखें, ब्लड को देखें, तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे और इसमें नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे और उनका लार्ज साइज होगा। इसी तरह ये इनेंसिफेली की कंडीशन भी होती है कि या तो ये स्पाइना बिफिडा की कंडीशन होगी या इनेंसिफेली की कंडीशन होगी, जिसमें जो है ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता, बाकी पूरी बॉडी जो है वो डेवलप हो जाती है और ब्रेन जो है वो बेबी का नहीं होता। तो ऐसे बच्चे जो हैं उनकी डेथ भी बहुत जल्दी जो है वो हो जाती है। ये बहुत सारे ममालिक में ये प्रॉब्लम था, एडवांस कंट्रीज में भी जो है ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम था, लेकिन अब इस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व कर लिया है कि वो सप्लीमेंटेशन करते हैं, वो फोर्टिफिकेशन करते हैं। तो इस तरह से इस कंडीशन को बहुत सारे कंट्रीज ने कंट्रोल कर लिया है, अब ऐसा प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। इन कंडीशंस को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी कहते हैं। प्रेगनेंसी द फर्स्ट 21 to 28 डेज आफ्टर कंसेप्शन जो है ये प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। 1998 से पहले जो है ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम था यूएस में भी, लेकिन उसके बाद उन्होंने फोलेट की जो है फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दी। बिफोर फोर्टिफिकेशन 4000 प्रेगनेंसीज पर ईयर जो हैं उनमें ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो होता था, लेकिन अब जो है ये बहुत कम हो गया है। ठीक हो गया। और वुमेन हु हैव हैड अ चाइल्ड विद अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट उसको नेक्स्ट प्रेगनेंसी पे 4 मिलीग्राम पर डे तक फोलिक एसिड जो है वो सजेस्ट किया जाता है। हालांकि रिक्वायरमेंट जो है वो 600 माइक्रोग्राम है, लेकिन 4 मिलीग्राम सजेस्ट किया जाता है ताकि दोबारा जो है ऐसा प्रॉब्लम उसके साथ ना हो। So that's it about folic acid। और इससे रेलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।